Hello everyone, I am here with the second lecture of the chapter, The Interview, from your book Flamingo. In the previous lecture, we have already discussed about our author and we have already discussed about the title, and we came across two terms, the interviewer and the interviewee. हमने last lecture में ऑथर के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने ये देखा कि जो टाइटल है उसका क्या मतलब होता है, और हमने दो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड को डिस्कस किया था, पहला द इंटरव्यूअर और दूसरा द इंटरव्यूई. हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था दैट हाउ पीपल थिंक ऑफ एन इंटरव्यू. लोग इंटरव्यू को किस किस नज़रिए से देखते हैं. कुछ लोग सोचते हैं दैट इट इज़ क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट. सेकेंड, पीपल थिंक ऑफ इट इन इट्स हाइएस्ट फॉर्म. Third, people think that some celebrities despise interview. In the last lecture, I also told you to think about it, that why celebrities despise interview, why they don't want to be interviewed. वो लोग क्यों नहीं चाहते हैं इंटरव्यू कि कोई उनका इंटरव्यू ले, क्यों उनको इंटरव्यू से घृणा होती है. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू. Other usually, celebrities who see themselves as its victim might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. मैंने आपको पूछा था ये सवाल कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो उनको घृणा होती है इंटरव्यू से. दे डिस्पाइज इंटरव्यू. डिस्पाइज का मतलब भी मैंने बताया था. और वो लोग नहीं चाहते हैं, वो लोग विक्टिम फील करते हैं. विक्टिम का मतलब होता है कि कोई शिकार हो जाना है ना, जिस पे अत्याचार हो रहा हो. ठीक है, वो लोग विक्टिम के जैसा फील करते हैं कि जो इंटरव्यूअर है वो उन पे अत्याचार कर रहा है. ठीक है, और क्यों? क्योंकि देखो, जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनकी लाइफ क्या होती है, जो पर्दे पे हम लोग देखते हैं और जो कैमरे के सामने होता है, वो दे आर ऑलवेज एक्टिंग. ठीक है, वो लोग हर टाइप एक्टिंग कर रहे होते हैं. अगर ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में सौरो नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में कभी कोई दुख नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में कभी ना कभी पैसे की कमी नहीं रही होगी, ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में कभी बीमार नहीं हुआ होगा कोई, या वो खुद बीमार नहीं होंगे. लेकिन आप जब भी उनको कैमरे के सामने देखोगे तो आप उनको एक्ट करते देखोगे, प्रिटेंड करते देखोगे, क्योंकि वो कैमरे के सामने हमेशा प्रेजेंटेबल रहते हैं. तो अगर उनकी लाइफ में सपोज़ वो किसी दिन उदास है, ठीक है, और मीडिया ने देख लिया कि वो उदास है, तो मीडिया क्या करती है ना कि उनसे इतने सवाल करती है, और उनका जो लाइफ में सैड होने का जो भी रीज़न है वो मीडिया को जानना होता है. ठीक है, वो समहाउ वो उनको इतना प्रिक करेंगे, वो उनको इतना ज़्यादा पोक करेंगे, वो जहाँ जाएंगे वो वहाँ पीछे पीछे आ जाएंगे. इनफैक्ट हमेशा उनकी बिल्डिंग के नीचे खड़े रहते हैं. अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो उनका हमेशा फ़ोटो उनको चाहिए. वो अगर कहीं बाहर घूम रहे हैं तो उनका फ़ोटो चाहिए उनको. वो लोग वहाँ पे भी क्वेश्चन करते हैं. तो उनके लाइफ का ईच एंड एवरी डिटेल जो होता है ना, मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिसके चैनल पे वो सबसे पहले आएगा वो चैनल सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा उस टाइम पे. ठीक है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा उस चैनल को स्क्रॉल कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, है ना, उसको वो जो चैनल होगा वो लाइमलाइट में होगा. तो ठीक है, तो इसीलिए रिपोर्टर्स के बीच में ना एक होड़ होती है, हमेशा भागा दौड़ी होती रहती है हमेशा. आप अभी भी आप जैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते हो या कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो उसमें आपने एक वर्ड सुना होगा, पापराजी. ठीक है, पापराजी जो होता है वो सेलिब्रिटीज़ को इतना परेशान कर देते हैं. कभी कभी जो फैंस होते हैं, जो मीडिया होती है, जैसे सेलिब्रिटीज़ कभी गाड़ी से उतर रहे हैं, तो मतलब एक सेलिब्रिटी है और वहाँ पे 1000 कैमरे वाले, जस्ट उनको उनका एक लुक चाहिए, उनका एक फ़ोटो चाहिए कि वो कैसे दिख रहे हैं और कौन से डिज़ाइनर को उन्होंने पहना हुआ है. ठीक है, उसको देखने के लिए, उसकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए वो उनके ऊपर टूट पड़ते हैं. तो इस तरीके की नौबत होती है कि वो लोग बिना बॉडीगार्ड के नहीं घूम सकते. पहली बात. दूसरी बात, गॉड फॉरबिड्स कि कभी ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, जो कि बहुत नेचुरल है, किसी के साथ भी हो सकता है, वैसे सिचुएशन में भी मीडिया को क्या चाहिए कि वो क्वेश्चन करते हैं, आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा इस समय कैसा लग रहा है. या आप ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आपने देखी होगी, सेलिब्रिटीज़ को छोड़ दो, आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखा होगा जिसमें कुछ
मिसहैपनिंग हो जाता है किसी फैमिली के साथ और वो एक नेशनल न्यूज़ बन जाती है अगर, तो उसमें मीडिया उनकी फैमिली को, अभी उनकी माँ रो रही हैं, उनके पिताजी की हालत नहीं है बात करने वाली, उन्होंने बहुत बड़ा लॉस हुआ है उनके साथ, लेकिन नहीं, मीडिया को उस समय भी पूछना है कि आप इस समय कैसा महसूस कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी, ठीक है। तो इज़ दिस द करेक्ट टाइम टू आंसर क्वेश्चन दोज पीपल, ये क्या सही समय है उन लोगों से ये सवाल करने का? यू आर ह्यूमन बीइंग। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो ह्यूमैनिटी खो देता है, वो इतना इनसेंसिटिव हो जाता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाला क्या फील कर रहा होगा। तुम ह्यूमन नहीं हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि अगर कोई माँ, कोई लेडी हैं जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है, अभी कुछ मिसहैपनिंग हुई, उस वजह से उनकी बेटी नहीं रही और वो एक नेशनल न्यूज़ बन चुकी है, तो उस समय वो कैसा फील कर रही होंगी। तो ये कोई पूछने वाला सवाल है नहीं, लेकिन ये लोग पूरे माइक को मुंह में घुसा करके पूछते हैं कि क्या हुआ, आपको कैसा लग रहा है, आपको कब आखिरी बार आपकी बात हुई थी, वगैरह वगैरह, अलग अलग तरह के सवाल। तो वहाँ पे वो जो रिपोर्टर होता है वो इंटरव्यूअर होता है, ठीक है। तो वो लोग ह्यूमैनिटी उस टाइम पे भूल जाते हैं, वो लोग टर्न ऑफ कर लेते हैं उसको और इतने इनसेंसिटिव सवाल करते हैं सामने वाले से, जो कि आपको खुद फील करना चाहिए, जो कि पूछने वाली चीज़ ही नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, उनका बस एक स्टेटमेंट के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है। इस सारी चीज़ों की वजह से जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको इंटरव्यूड होने से घृणा होती है, उनको पसंद नहीं कि कोई उनका इंटरव्यू ले, ठीक है। अगर उनके सामने कोई, कभी वो लोग इंटरव्यू देने के लिए भी जाते हैं तो उनके लाइफ के इतने पर्सनल क्वेश्चंस उनसे पूछ लिए जाते हैं जिसको आंसर करने में वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन स्टिल वो लोग रिपीटेडली उस पर सवाल करते हैं और इतने सवाल करते हैं कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है और डर भी जाता है कि मैंने अपनी इमेज को अभी जो इतना बनाया है वो मेरे कोई भी सेलिब्रिटी तो उसके फ़ैन होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो इंटरव्यू होता है उसमें जो पूछे गए सवाल होते हैं, अगर उसका करेक्ट जवाब ना दिया जाए तो वो इतना इफेक्टिव होता है कि वो उनके बने बनाए फ़ैन को ख़त्म कर देता है, उनकी इमेज को पूरी तरीके से टार्निश कर देता है, ख़राब कर देता है, ठीक है। Despise the interview as an unwarranted intrusion, unwarranted, इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ, ठीक है। तो और अनवारंटेड का मतलब होता है बिन बुलाया, ठीक है, अनुचित। तो अनवारंटेड इंट्रूजन, अनवारंटेड मतलब अनुचित, इंट्रूजन का मतलब घुसपैठ। तो वो लोग इंटरव्यू को समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इंटरव्यू जो चीज़ है वो अनुचित है और एक तरीके का घुसपैठ है, मतलब जिस पार्ट को वो लोग नहीं अपनी ज़िंदगी का डिस्कस करना चाहते हैं उसमें भी इंट्रूड करता है इंटरव्यू, ठीक है, घुस जाता है ज़बरदस्ती। और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, और वो लोग ये फील करते हैं कि इंटरव्यू उन लोगों को डिमिनिश करता है, नीचे गिराता है, छोटा कर देता है। डिमिनिश का मतलब छोटा करना, ठीक है, इंटरव्यू उन लोगों को छोटा कर देता है, ठीक है। Just as in some primitive cultures, it is believed that if someone takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. और वो ये बोलते हैं कि जैसे primitive culture में, यानी कि प्राचीन सभ्यता के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने आपका फ़ोटो ले लिया या आपका चित्र बना दिया, पोर्ट्रेट बना दिया, फोटोग्राफी, पहले कैमरा नहीं था तो लोग बैठ करके और अपना वो बनाते थे, पोर्ट्रेट बनवाते थे पेंटर से, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था कि अगर वो एग्जैक्टली उसने वैसा बना दिया है तो उसने समझा आपका सोल चुरा लिया है, ठीक है, आपकी आत्मा को चुरा लिया है। ऐसा इसलिए बोला जाता था क्योंकि हम लोग
ज़रूरी नहीं है ना कि उनके आने वाले पोता और ये लोग उनकी शक्ल देख पाएँ, तब तक वो नहीं रहेंगे, तो उनका फ़ोटो रहेगा। तो उनके फ़ोटो से ही उनके जो आने वाले एंसेस्टर्स हैं और भी आगे वाले जो जनरेशन है, चाहे कोई भी हो, उनको जज करेगा उस फ़ोटो से, है ना, कि उनका चेहरा कैसा। अब किसी का चेहरा इतना खड़ूस, वो खड़ूस है नहीं, लेकिन उसके चेहरे को एकदम खड़ूस बना दिया गया, तो सामने वाले को देखने के लिए मतलब जब भी सामने वाला उसको देखेगा तो हमेशा उसके दिमाग में वो रूड वाला इमेज आएगा कि ही इज़ नॉट पोलाइट, ही वॉज नॉट पोलाइट, वो पोलाइट बिल्कुल नहीं था, स्माइल नहीं करता था, कैसा खड़ूस इंसान है, ठीक है। और अगर किसी का पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाली लड़की नहीं है, लेकिन स्टिल उसको एक बहुत प्रिटी बना दिया, उसका उस पर स्माइलिंग फेस डाल दिया, तो उसके जो आने वाले जनरेशन होंगे, कभी भी उसका कोई फ़ोटो देखेगा तो बोलेगा वाओ कितनी सुंदर थी, या उसकी स्माइल कितनी प्यारी थी। तो उसके पोर्ट्रेट से क्या किया जाता है, उसको जज किया जाता है, तो उसके सोल को जज किया जाता है, उसकी आत्मा को जज किया जाता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर प्रिमिटिव कल्चर में, प्राचीन सभ्यता के हिसाब से, कि अगर किसी ने आपकी फ़ोटो ले ली तो समझो वो उसने आपका सोल को चुरा लिया, आपकी आत्मा को चुरा लिया। तो इसीलिए सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं कि हम लोग का जो इंटरव्यू होता है वो इसी तरीके का है। जो हम लोग इंटरव्यू को इसीलिए ऐसा मानते हैं कि हम लोग का अगर किसी ने इंटरव्यू ले लिया, मतलब समझो हम लोग की पूरी ज़िंदगी को क्या कर दिया, खुली किताब बना के रख दिया, है ना। कोई भी आए, पढ़े, जज करे, चला जाए, है ना। इस तरीके का इंटरव्यू उनके लिए काम करता है, जो कि उनको पसंद नहीं है। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. V.S. Naipaul कौन थे? Known as a cosmopolitan writer. कॉस्मोपॉलिटन राइटर V.S. नाइपॉल, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? महानगरीय। एक ऐसा इंसान जो देश दुनिया सब घूम चुका है और उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। तो V.S. नाइपॉल कौन थे? एक महानगरीय लेखक थे, ठीक है, जो बहुत सारी दुनिया घूम चुके थे, मतलब दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स को घूम चुके थे। In his travel book and in his documentary works, he presents his impression of the country of his ancestor, that is India. वो अपनी जो किताबें लिखते थे, वो जहाँ जहाँ घूमते थे उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस को लिखते थे, और उन्होंने जो किताब बनाई थी अपने ट्रैवल पे उसमें, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री, उनका जो भी डॉक्यूमेंट्री वर्क होता था, डॉक्यूमेंट्री वर्क का मतलब होता है जिसमें ज़रूरी नहीं कि हीरो, मतलब जिसमें कोई हीरो हीरोइन एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, बस जो रियल जो चीज़ें होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है जगह जगह पे, टाइम पे, और उस रिकॉर्डिंग को एज अ पिक्चर पेश किया जाता है, तो उसको डॉक्यूमेंट्री वर्क बोला जाता है। तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो अपने पूर्वजों पर बनाई थी, और वो उनके पूर्वज कहाँ रहते थे? इंडिया में रहते थे, ठीक है। He received the Nobel Prize in Literature in 2001, और V.S. नाइपॉल ने नोबेल प्राइज़ भी जीता था लिटरेचर के लिए 2001 में, ठीक है। तो अब ये क्या सोचते हैं इंटरव्यू के बारे में? अच्छा, इस किताब में हम लोग अलग अलग लोगों के व्यूज़ को भी देखेंगे कि लोगों का, अलग अलग लोगों का इंटरव्यू के बारे में क्या क्या कहना है, ठीक है। सब लोगों का अलग अलग नज़रिया है इंटरव्यू को लेकर के, तो किसका नज़रिया क्या है इंटरव्यू को लेकर के, वो भी हम लोग इस किताब में, इस चैप्टर में देखेंगे। तो V.S. नाइपॉल का कहना है कि इंटरव्यू जो होता है वो क्या करता है, लोगों को वुंडेड कर देता है, जो ज़ख्मी लोग होते हैं उनके घाव को कुरेद देता है, ठीक है, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। इस वजह से क्या होता है कि लोग अपना एक हिस्सा खो देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ किसी के साथ कुछ घटना हुई कई सालों पहले, बहुत बहुत भयानक घटना हुई, बहुत भयानक घटना, लेकिन अब 10-12 साल बीत गए हैं और अब वापस से उस इंसान का इंटरव्यू लिया गया। अब वो उस इंसान उस चीज़ के बारे में भूल चुका है, ठीक है, उसको वो याद नहीं करना चाहता है जो उसको बहुत मेंटली इफ़ेक्ट किया था, या उसके लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया था उससे, ठीक है। तो वो उसको भूल चुका है, अब मूव ऑन कर गया, अब उस आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहा है। कई सालों के बाद अब क्या गया, फिर से उससे इंटरव्यू लिया गया, और इंटरव्यूअर क्या किया अपने इंटरव्यू में,
उससे उसी घटना के बारे में फिर से सवाल करता है। तो वो ऑलरेडी ज़ख्मी था, जो कि अभी अभी ठीक होकर के आया था, वापस खड़ा हो रहा था, स्टेबल हो रहा था, और इंटरव्यूअर ने क्या किया, उसी ज़ख्म को क्या किया, जस्ट बिकॉज उसको पब्लिसिटी मिले और उसकी टीआरपी बढ़ जाए, तो उसने क्या किया, उसी टॉपिक को छेड़ा और उसी पे क्वेश्चन किया। तो क्या किया, उस ज़ख्म जो भर गया था, जो वुंड, जो घाव, जो घाव भर चुका था, उस घाव को उसने क्या किया, कुरेद दिया फिर से, ठीक है। और उस जख्मी इंसान को वापस से, वो अभी ठीक हो चुका था, उसको वापस से क्या किया, जख्मी कर दिया, ठीक है। तो इंटरव्यू कभी कभी ये काम भी कर सकता है। और इस वजह से क्या हुआ कि वो इंसान या उसकी एक लाइफ का बहुत ऐसा हिस्सा जो उसको फिर से दोहराया, उसने, अब जिनको उस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता था वो और भी लोगों को पता चल गया, ठीक है, क्योंकि 10 साल 12 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। उतने दिनों के बाद लोग उस बात को भी भूल चुके थे। वापस से उसने उस इंटरव्यू में उस बात को छेड़ा तो उसको जवाब देना पड़ा होगा। अब उसने जवाब दिया तो बाकी लोग सुन रहे थे, किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने सुना होगा, तो जिसने भी सुना सबको वो वापस से याद आ गया। अब वो क्या बन गया, उसके लाइफ का, अब जहाँ भी लोग उसको देखेंगे उसी बारे में बात करेंगे, तो उसको बार बार वो याद दिलाएगा, ठीक है, तो उसको इफ़ेक्ट करेगा उस इंसान को। और जहाँ भी देखो तो उसी के बारे में, उसी टॉपिक पे बात चल रही होगी। तो इससे क्या हुआ कि अब वो खड़ा जो हो रहा था, उसकी हिम्मत जो वापस बनी थी वो फिर से टूट गई, है ना। और वो हिम्मत टूटने की वजह से क्या हो गया कि वो अपना एक हिस्सा खो दिया, ठीक है। तो इंटरव्यू ये काम भी कर सकता है कि सेलिब्रिटी, जो कुछ लोग जो इंटरव्यू देते हैं, फील्स दैट वी.एस. नाइपॉल फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू की वजह से ज़ख्मी होते हैं एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और अपने एक हिस्से को खो देते हैं, ठीक है। Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have just a horror of the interviewer, and he never consented to be interviewed. अब लीविस कैरल कौन है? एक बहुत फेमस किताब है, मूवी भी है, अगर आपने देखी होगी तो, एलिस इन वंडरलैंड, वन ऑफ माई फेवरेट्स, मुझे बहुत पसंद है ये मूवी। इसके ऑथर हैं लीविस कैरल, ठीक है। तो लीविस कैरल का कहना है कि उनको इंटरव्यू का खौफ था, ठीक है, ये उनका वर्स्ट नाइटमेयर था, ये उनका बोलते हैं ना कि डरावना सपना था उनके लिए, एक इंटरव्यू कि मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है, कि वर्स्ट नाइटमेयर कि भाई मेरा इंटरव्यू मत लेना, मुझसे सब करा लो लेकिन मेरा इंटरव्यू मत लेना। तो इंटरव्यूअर से उनको इतना डर लगता था, इंटरव्यू देने से उनको इतना डर लगता था। तो सोचो इंटरव्यू किसी इंसान के लिए कभी कभी कैसा मोड़ ला सकता है ना। आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब भी आप कभी देखो किसी इंटरव्यूज़ को देखो, उस इंसान का इंटरव्यू लिया जा रहा है और एक वर्ड उसने ऐसा कुछ बोल दिया, या एक स्टेटमेंट उसने ऐसा दे दिया जो कि इतना भयानक हो जाता है, इतना भयानक हो जाता है कि उसके पूरे इमेज को क्या कर देता है, वो बर्बाद करके रख देता है। जैसे एक टीवी शो था कॉफ़ी विद करण, उसमें एक क्रिकेटर आए थे, क्या नाम था उनका, मुझे याद नहीं उनका नाम, हार्दिक पांड्या, यस, हार्दिक पांड्या आए थे। तो उन्होंने मजाक में एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत मजाक में, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से उनको कुछ दिनों तक बैन कर दिया गया था, और क्रिकेट से भी, और उन पे केस फाइल किया गया था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी कि मतलब, और उन्होंने बस वो बात मजाक में बोली थी। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बात मजाक में बोली थी वो नेशनल टीवी पे आ गई, और जस्ट बिकॉज उनको पूरी दुनिया ने उस बात को सुन लिया, तो क्या हो गया कि वो
उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से उनको क्रिकेट से कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया, या शायद इंटरव्यू देने से बैन कर दिया गया था, कुछ तो ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इस तरीके से इंटरव्यू क्या कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है किसी के लाइफ को, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनके लिए इंटरव्यू क्या होता है, बहुत इल इफ़ेक्ट लेकर आता है, बहुत सारे ऐसे दुष्परिणाम लेकर के आता है इंटरव्यू। उनका इंटरव्यू देना उनके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। तो इसीलिए ल्यूइस कैरल कहते हैं कि इंटरव्यू देने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, ये मेरे लिए हॉरर था, हॉरर। ये ऐसा लगता था कि इंटरव्यूअर मुझे खा जाएगा, या इंटरव्यूअर मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा डर है इंटरव्यूअर, ठीक है। इंटरव्यूअर से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था, और इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इंटरव्यू देने के लिए हामी नहीं भरी, राज़ी नहीं हुए, ठीक है। कंसेंटेड का मतलब होता है राज़ी होना, ठीक है। वो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए राज़ी नहीं होते थे, ठीक है। It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with such satisfaction and amusement. और वो बोलते हैं कि ये इट वॉज हिज हॉरर, ये उनका डर था, ये उनका खौफ था, ऑफ बीइंग लायनाइज्ड। ऑफ बीइंग लायनाइज्ड का मतलब उनको प्रचलित होने से डर लगता था। जो चीज़ मैं करता हूँ उसके लिए मैं प्रचलित हूँ, कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ नहीं की है मैंने, और वो चीज़ अगर मैं गलती से बोल दे रहा हूँ, वो मेरे मुँह से निकल गई और उस चीज़ को लेकर के मैं प्रचलित हो गया, ये उनको मंजूर नहीं था। तो ये उनका खौफ था कि वो लायनाइज्ड हो जाएं, ठीक है। ये लायनाइज्ड का मतलब होता है पब्लिक अटेंशन मिलना, ठीक है, लोगों की अटेंशन मिलना, उसको बोलते हैं लायनाइज्ड होना। तो ये उनको इस बात से बहुत डर लगता था, उनको प्रचलन नहीं पसंद था, उनको नहीं पसंद था कि वो ट्रेंडी रहें और लोगों को की अटेंशन उनको हमेशा मिलती रहे उस चीज़ के लिए जिन्होंने नहीं की है। Which made him thus repel would-be acquaintances, इसीलिए वो अपने would-be acquaintance का मतलब होता है अच्छा, वो इंटरव्यू देते तो उनके और भी जान पहचान के लोग बन जाते, उनसे और भी लोगों की जान पहचान बढ़ जाती, तो वो इससे रिपेल करते थे, ठीक है, इससे पीछा छुड़ाते थे, दूर भागते थे। रिपेल करना मतलब दूर भागना, ठीक है। तो इसीलिए उनका सबसे बड़ा डर था लायनाइज्ड होना, पब्लिक अटेंशन नहीं चाहिए था उनको, और वुड बी एक्वेंटेंसेस यानी जो जान पहचान के लोग इंटरव्यू के बाद बनते हैं वो उसको रिपेल करते थे, वो उससे दूरी बनाए रखना चाहते थे। एंड इंटरव्यूअर्स से दूरी बनाए रखना चाहते थे। एंड द परसिस्टेंट पेटिशनर फॉर हिज ऑटोग्राफ, और किससे दूरी बनाए रखना चाहते थे वो? पेटिशनर्स, कुछ जिद्दी पेटिशनर्स होते थे। पेटिशनर का मतलब ऐसे लोग जो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, ठीक है। पेटिशनर का मतलब अ पर्सन हु आस्क फॉर समथिंग, ठीक है। तो उनके लिए पेटिशनर कौन हुआ? जो हमेशा ऑटोग्राफ मांगता था, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग थे, ऑब्वियसली वो इंटरव्यू देंगे तो लाइमलाइट में आएंगे तो लोग उनसे इंटरव्यू मांगेंगे। और कुछ लोग परसिस्टेंट होते थे, यानी कि ज़िद्दी होते थे और उनसे हमेशा ऑटोग्राफ मांगते थे, ठीक है। तो ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ये उन लोगों से दूरी बनाए रखना चाहते थे, ठीक है। पेटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता, जो याचना करता है, ठीक है। And he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with such satisfaction and amusement. और जब वो इंटरव्यू नहीं देते थे
तो उनको ये सेटिस्फैक्शन फील होता था, उनको बड़ी खुशी होती थी कि वो इन सारी चीज़ों से क्या है, बचे हुए हैं। उनको संतुष्टि होती थी और खुशी होती थी, और अपने सक्सेस को वो साइलेंटली एंजॉय करते थे। जो उनकी जीत थी, जो भी चीज़ें उन्होंने हासिल की थी, वो उनको नहीं चाहिए था कि वो दुनिया को एकदम बताएं और लाइमलाइट में आए और इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे, उस चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो जब उनका इंटरव्यू नहीं होता था तो वो बहुत खुश होते थे और साइलेंटली अब उस संतुष्टि को बहुत मज़े से वो एंजॉय करते थे, बहुत अच्छे से उस चीज़ को एंजॉय करते थे। नाउ रूडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. अब रूडयार्ड किपलिंग कौन है? देखो, आप सब ने, आई होप आपने ये मूवी देखी होगी, जंगल बुक, द जंगल बुक, जिसमें मोगली है और बगीरा है, शेर खान है, फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, जंगल की कहानी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए, बच्चों वाली अच्छी, मतलब बहुत फेमस स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत, आई पर्सनली लव इट। तो बच्चे नहीं, बहुत सारे ऐसे बड़े लोग भी हैं, मतलब हमारी एज के लोग भी हैं जो इसको बहुत एंजॉय करते हैं मूवी। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो द जंगल बुक ज़रूर देखना या पढ़ना, ठीक है। तो रूडयार्ड किपलिंग ने ये किताब लिखी है और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। अब देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है। अ प्रोलिफिक राइटर हु वॉज नोन एज द पोएट ऑफ द कॉमन सोल्जर्स। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग राइटर हैं जिनकी तुलना नहीं है। और ये जनरली पोएम के लिए पोएट ऑफ सोल्जर्स के लिए जाने जाते हैं। जो सिपाही, जो सोल्जर्स होते थे, उन लोगों के, सैनिक लोगों के लिए जो कविताएं लिखते थे, उनके लिए ज़्यादा जाने जाते थे। किपलिंग्स जंगल बुक, विच इज़ अ स्टोरी ऑफ किम्बॉल ओआरा and his adventures in the Himalayas, is considered as a children's classic all over the world. जंगल बुक के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक बहुत ही फेमस चिल्ड्रन क्लासिक है, बच्चों की कहानी है और पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। हर बच्चे को जंगल बुक के बारे में पता ही है। और इनफैक्ट जंगल बुक के बारे में नहीं, जिसको जंगल बुक के बारे में पता, उसको रूडयार्ड किपलिंग के बारे में भी पता है, ठीक है। तो ये इतने फेमस है। तो इनका भी कुछ ओपिनियन है इंटरव्यू को लेकर के। अब वो ओपिनियन क्या है? वो कहते हैं एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी देखो, अभी तक हमने 3 राइटर्स के बारे में देखा कि तीनों का क्या क्या व्यू था इंटरव्यू को लेकर के। वीएस नाइपॉल, जिनको लगता था कि वो लोगों को की लाइफ को क्या करता है, लोगों की इमेज को डिमिनिश कर देता है, बर्बाद कर देता है, ठीक है, कम कर देता है। और इंटरव्यू चोट पहुंचाता है सेलिब्रिटीज़ को, है ना, वुंड कर देता है, वुंडेड कर देता है, घायल कर देता है और अपना हिस्सा खोने पे मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से वो इतना घायल कर देता है कि जिसकी वजह से लोग अपना हिस्सा खो देते हैं, अपने आप का एक हिस्सा खो देते हैं। क्योंकि एक हिस्सा जो आपको आपकी इमेज को पूरी तरह बर्बाद कर दे पूरी तरीके से, तो आप उस बात को याद नहीं रखना चाहोगे, है ना, आप उसको भूलना चाहोगे या उस बात को भूलना चाहोगे, तो वो आपके लाइफ का जो पार्ट होता है उसको भूलना चाहोगे, तो वो खो जाता है कहीं ना कहीं। इस वजह से वो ये बात कहते हैं। दूसरा, लीविस कैरल के बारे में हमने देखा, जिनको इंटरव्यू से हॉरर है, खौफ है, उनका वर्स्ट नाइटमेयर है, बुरे सपने जैसा है उनके लिए, ठीक है। और अब हम लोग देख रहे हैं रूडयार्ड किपलिंग के बारे में, जो कहते हैं, जिनको कंडेमनेटरी का मतलब क्या होता है, निंदात्मक, निंदा वाली चीज़ लगती है, ठीक है, कि अगर कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है इसका मतलब वो मेरी निंदा कर रहा है, ठीक है। तो सोचो ये लोग इंटरव्यू को किस नज़रिए से देखते हैं, क्यों वो लोग इंटरव्यू को इतना घृणा की नज़रों से देख रहे हैं, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि कोई जो अगर इंटरव्यू ले रहा है मतलब वो समझो वो मेरी निंदा कर रहा है, ठीक है, वो इंटरव्यू को निंदात्मक समझते थे, ठीक है।
और Caroline, his wife, writes in her diary for 14 October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. और उनकी वाइफ, रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ, जिसका नाम है कैरोल, ठीक है, वो अपनी डायरी में लिखती हैं 19 अक्टूबर 1892 को। बहुत लोगों की आदत होती है डायरी लिखना, वो अपने डे टू डे एक्टिविटी को डायरी एंट्री के जैसे लिखते हैं और उसमें क्या क्या रोज़ होता है उसको रात में सोने से पहले लिख के सोते हैं, ठीक है। तो ये एक नशे के जैसा होता है डायरी एंट्री लिखना, जिनको इसकी आदत होती है वो इसको किए बिना रह नहीं सकते हैं, जर्नल करना कहते हैं उसको, ठीक है। तो रुडयार्ड किपलिंग की जो वाइफ थी उनका नाम था कैरोलाइन, वो बताती हैं कि उनका एक दिन, कभी वो लोग कहीं जा रहे होंगे तो उनका एक दिन रेक्ड हो गया। रेक्ड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, ठीक है। बॉस्टन नाम की जगह पे दो रिपोर्टर्स थे जिन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनका पूरा दिन खराब हो गया, ठीक है। तो सोचो कि वो लोग किस लेवल तक वो लोग, किस हद तक वो लोग इंटरव्यू से घिन करते थे। वो लोग का इंटरव्यू बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है, और वो लोग नहीं चाहते थे कि उन लोग का इंटरव्यू लिया जाए। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड saying to the reporters, why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. और वो लिखती हैं अपने डायरी में कि उनके हस्बैंड से सवाल किया गया कि आप क्यों नहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम मेरे से सवाल कर रहे हो कि हम क्यों नहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड। तुम जानना चाहते हो ना कि हम क्यों इंटरव्यू नहीं देना चाहते, क्योंकि इमोरल होता है, इमोरल। ये अनैतिक है, ठीक है, अनैतिक है ये। उनको इंटरव्यू देना अनैतिक लगता था। वो बोलते थे कि तुम जानना चाहते हो ना कि मैं इंटरव्यू क्यों नहीं देता हूँ और क्यों नहीं देना चाहते हूँ, क्योंकि ये अनैतिक है, ठीक है। वैसा क्यों समझते थे, क्यों मानते थे, गॉड नोज, बट वो इतनी घृणा करते थे इंटरव्यू से कि वो कहते हैं कि इंटरव्यू देना इमोरल होता है, ठीक है, अनैतिक होता है। और उनकी वाइफ ये चीज़ अपनी डायरी में लिखती हैं। ये एक रियल लाइफ, उनके लाइफ में एक दिन ऐसा घटित हुआ था जिस दिन बॉस्टन नाम की जगह पे दो रिपोर्टर्स ने उनके पूरे दिन को बर्बाद कर दिया था। रेक्ट का मतलब बर्बाद कर दिया था, ठीक है। और तब वो जा कर के अपने डायरी में उस इंसिडेंट को लिखती हैं, और इस इंसिडेंट को जब पढ़ा गया तो उसमें रुडयार्ड किपलिंग की लाइन थी कि वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, मैं इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि इंटरव्यू देना इमोरल होता है, अनैतिक होता है। So till here we have discussed about 3 writers and their views on interview, and we will discuss the rest of the chapter in the next lecture. Thank you.